नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि आज कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई तमाम हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से और खबर यह है कि गेहूं के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है। सरकारी सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है और आपको बता दें कि 10 से 15% का इजाफा गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी में हो सकती है और 25% तक ड्यूटी करने का इरादा है सरकार का। इस पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार चाहती है कि किसानों को उचित भाव मिले और गेहूं की खेती इस बार ज़्यादा हो, उसको ध्यान में रखते हुए सस्ते इंपोर्ट पर लगाम लगाने की तैयारी यहां पर चल रही है। ये एक बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं शिवाजी फ्लोर मिल के अजय गोयल मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय गोयल जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। क्या लगता है आपको, अगर इंपोर्ट ड्यूटी यहां पर बढ़ाई जाती है और 10 से बढ़ाकर 25% अगर की जाती है इंपोर्ट ड्यूटी, तो गेहूं की कीमतों पर आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? मेरे ख्याल से जो सीजन में गेहूं का दाम था, अभी 6 महीने हो गए, अभी तक वही दाम चल रहे हैं, बल्कि उसके निचले स्तर पे ही है। और सस्ता गेहूं बाहर से 10% में भी जो है इतना इंपोर्ट हो गया है कि लोकल बाजार जो है सीजन के रेट से ऊपर जा ही नहीं पाया है। तो मुझे लगता है कम से कम जो 6 महीने का ब्याज पट्टा जो लोगों ने स्टॉक किया है या किसान ने रखा है, कम से कम उसका पौना तो जो है मिलेगा। तो 1-1.25 रुपया तो जो है बाजार सुधरने की उम्मीद है। जो समझ लीजिए लगभग सीजन के पूरे दाम ही हो जाएंगे आज, अगर गवर्नमेंट ये 15% ड्यूटी और लगा दे तो। नहीं, आप क्या प्राइस देख रहे हैं? अगर ये ड्यूटी लगती है 15% और, तो क्या प्राइस क्या होगा फिर गेहूं का? गेहूं का प्राइस मेरे ख्याल से जैसे एक्सचेंज में जिस हिसाब से ट्रेड हो रहा है उस पे जो है 1700 जो है आसानी से पार कर जाएगा। ओके, और स्पॉट मार्केट में अभी 1650 का रेट है, उसके आसपास का रेट है गेहूं का। तो स्पॉट मार्केट में क्या रेट होगा? कम 60-70 पैसे जो है 1720-30 रुपए तो जो है मामूली बात है। अगर जो है साउथ की थोड़ी सी बाइंग आ जाती है, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा गेहूं साउथ में इंपोर्ट का पड़ा है और उधर की बाइंग बिल्कुल एब्सेंट है और इस वजह से बाजार एकदम जो है चुप है। ओके, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा अजय जी कि क्या आपको लगता है कि इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी से बात बन जाएगी? किसान इस बार ज्यादा खेती कर लेंगे गेहूं की? देखिए, किसान को तो इस सीजन में जो है जितना सरकार ने दाम पे खरीदा केवल वही जो है उस दाम पे बेच पाया। बाकी खुले बाजार में तो 60 से 70 रुपया कम बिका है सरकारी दामों से। और इस साल जो है गेहूं में बिल्कुल ही कोई ऑफटेक रहा नहीं, क्योंकि इम्पोर्टेड गेहूं सस्ता आता रहा कम ड्यूटी पे। और तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा से जो है अच्छे भाव दिखते मिलेंगे तो जो है जरूर जो है प्रोत्साहन रहेगा किसान को। ओके, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है कि देश में 2016-17 में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है गेहूं का। ऐसे में जो बात आप कह रहे थे कि दक्षिण में ज्यादा इंपोर्ट होता है, वहां पर काफी अभी भी स्टॉक है इंपोर्टेड गेहूं का, तो ऐसी नौबत क्यों आती है कि दक्षिण की मिलें इंपोर्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया से गेहूं खरीदने के मुकाबले? क्योंकि जो ब्लैक सी यूक्रेन और रशिया के जो गेहूं है वो बहुत ही सस्ता दुनिया भर के बाजार में बिक रहा है। वो गेहूं ड्यूटी 10% लगाने के बाद भी हिंदुस्तानी देसी गेहूं से सस्ता पड़ता है, इसलिए जो है इंपोर्ट जो है ज्यादा में मुनाफा रहता है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गोयल आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का क्या इम्पैक्ट होगा। हमारे साथ बीरेन वकील भी हैं, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ, और साथ ही वंदना भारती भी हैं एसएमसी कॉमट्रेड की। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बीरेन वकील, चूंकि गेहूं की फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है और इस खबर का इम्पैक्ट हम मार्केट के ऊपर देख रहे हैं, करीब 15 रुपए ऊपर है वायदा बाजार में गेहूं का भाव। आपके हिसाब से और कितना इम्पैक्ट फ्यूचर मार्केट में गेहूं की कीमतों पर दिख सकता है इस खबर का? फ्यूचर में सप्लाई काफ़ी अच्छा है और ये ड्यूटी तो जो आएगी, बट इंपोर्ट काफ़ी हो चुका है और ग्लोबल मार्केट्स में भी काफ़ी प्राइसेस नीचे है, तो शायद और नीचे जाएंगे तो भी ये प्रैक्टिकली जो सदर्न मिल्स है उनके लिए ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि लॉजिस्टिक के हिसाब से उनको अभी भी इंपोर्ट अफोर्डेबल है। ओके, ठीक है। वंदना भारती, आपका कमेंट क्या होगा? 1631 का रेट है वायदा बाजार में गेहूं का, आपका प्राइस टारगेट क्या होगा गेहूं को लेकर?
मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि टेम्प्रेरी एक अपसाइड आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होता है तो उसका कंसंट्रेशन जो है वो कुछ स्टेट्स में यहाँ पे होता है। और अगर देखें तो पूरे देश में ऐसा नहीं है कि इक्वली मतलब प्रोक्योरमेंट है और किसान को उसका फ़ायदा है। तो जहाँ जहाँ प्रोक्योरमेंट कम है वहाँ डिस्करेज हो सकते हैं और एकरेज थोड़ी सी वहाँ पे कम हो सकती है। हालांकि मुझे लग रहा है अगर फ्यूचर्स मार्केट में प्राइस मूवमेंट की अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 40 से 45 रुपए तक का फर्क आएगा और वहाँ पे जाके मुझे लग रहा है कि ये जो न्यूज़ है वो डिस्काउंट हो सकती है। तो बहुत ज्यादा हायर साइड में नहीं देख रही हूँ फिलहाल वीक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि जल्द ही दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद शुरू होने वाली है। केंद्र ने राज्यों को ये निर्देश दे दिए हैं, खास करके नेफेड को ये निर्देश दिया गया है कि जल्द ही दलहन और तिलहन की खरीद यहां पर शुरू की जाए। और आपको बता दें कि 5 राज्यों में ये खरीद जल्द शुरू होगी। तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र के लिए मंजूरी मिल गई है और गुजरात को भी जल्द यहां पर, गुजरात में भी प्रोक्योरमेंट की मंजूरी यहां पर जल्द मिल सकती है। प्राइस सपोर्ट सिस्टम के तहत सरकार ये खरीद करेगी ताकि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे अपना उत्पाद बेचने को मजबूर न होना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। फिलहाल 6 लाख टन दलहन और तिलहन खरीद की मंजूरी यहां पर केंद्र ने सरकारी एजेंसी नेफेड को दी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन है फोन लाइन पर। मिस्टर हुसैन, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपको लगता है सर कि जो सरकार ने यह फैसला किया है, जो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं राज्यों में प्रोक्योरमेंट को लेकर के, इससे किसानों को फायदा होगा और कम से कम उचित भाव मिल पाएगा? जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो अखबारों में रिपोर्ट्स छप रही थी उससे ऐसा लगता था कि कई राज्यों में दलहन के और सोयाबीन के दाम एमएसपी के नीचे थे। हाँ। अभी हम तो बल्कि रास्ते में हैं, हम राजस्थान जा रहे हैं, कोटा, थोड़ा सा वहाँ स्टडी करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है। और थोड़ा सा शक ये भी हो रहा था कि नेफेड की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी और उसका रिहेबिलिटेशन पैकेज बैंकों के सामने था। तो मेरे माइंड में ये भी एक थोड़ा सा डर था कि नेफेड को सरकार खरीद के लिए अलाउ करेगी या नहीं करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरह से खरीद होगी जिससे किसानों को कम से कम एमएसपी मिल सके। ओके, लेकिन अभी सिर्फ 6 लाख टन खरीद की मंजूरी यहाँ पर दी गई है। क्या आपको लगता है कि ये जो क्वांटिटी है ये पर्याप्त है? नहीं, अब देखिए, ये मुझे नहीं मालूम कि 6 लाख टन किस किस दाल के लिए और दलहन के लिए दी गई है परमिशन। हाँ। लेकिन मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि नेफेड के साथ साथ एफसीआई को भी इस काम में शामिल करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रीच है देश में प्रोक्योरमेंट करने की वो एफसीआई की है। और जब तक एफसीआई प्रोक्योरमेंट में शामिल नहीं होगा तब तक दूर दराज के इलाकों में जो किसान हैं तो सभी जगह एमएसपी दिलाना शायद बहुत मुश्किल होगा। इसलिए एफसीआई को भी इसकी इजाजत देने की जरूरत है। और इसके साथ ही एफपीओस को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। एफपीओस की भी रीच बढ़ रही है और वो भी खरीद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय इस खबर के ऊपर रखने के लिए। बीरेन वकील, चूंकि दलहन तिलहन की बात यहाँ पर हो रही है और फ्यूचर मार्केट में चने की, सोयाबीन की भी ट्रेडिंग होती है, तो चना और सोयाबीन इन 2 काउंटर के ऊपर इस खबर का क्या इम्पैक्ट होगा और इस पर आपकी क्या राय है? सोयाबीन में शायद हल्की सी रिकवरी आ सकती है। मुझे फसल थोड़ा डिले लग रहा है। मुझे अक्टूबर में थोड़े हल्के से रेन भी लग रहे हैं और हॉलीडेज भी काफ़ी है बिकॉज ऑफ अर्ली दिवाली। चने में सेंटीमेंट वैसे भी बुलिश है, तो उसको ये अनाउंसमेंट से थोड़ा हल्का सा सपोर्ट मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा चिंताजनक है मूंगफली है गुजरात में। मूंगफली में एक्चुअल परचेज होती है कि कितनी इफेक्टिव होती है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट बात करते हैं कुछ एग्री मार्केट की जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे। बीरेन वकील, मसालों के ऊपर स्पेशली जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर, इन तमाम कमोडिटीज के ऊपर आपकी कॉल क्या होगी? बीरेन वकील, लगता है हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है।
लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं हम आपको कॉल दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह की कॉल आप यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। टर्मरिक में अभी 20 रुपए की मजबूती है। और अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो आपके लिए जीरा में अभी बिकवाली का मौका है और पैराडाइम का मानना है कि आप 19,300 रुपए के स्तर पर बेचिए। लक्ष्य होगा 19,100 रुपए का। 19,400 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं टर्मरिक, यहां पर 7300 का स्तर बाइंग के लिहाज से बेहतर होगा। लक्ष्य होगा 7450 का और 7200 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। तीसरी कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं ये टर्मरिक है एसएमसी कॉमट्रेड की, और एसएमसी कॉमट्रेड का भी मानना है कि आपको टर्मरिक में बेचकर ही मुनाफा मिलेगा। 7310 का स्तर होगा बिकवाली का। लक्ष्य होगा 7325, स्टॉप लॉस आप 7325 पर लगा सकते हैं। और साथ ही अगर कोरिएंडर में आप कारोबार करना चाहते हैं तो एसएमसी कॉमट्रेड की राय है कि आप बेचें। लक्ष्य होगा 4500 रुपए का। 4745 के स्तर पर आप यहां पर बिकवाली करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये कुछ कॉल है मसालों को लेकर जहां पर आप कारोबार कर सकते हैं। बाजार में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्रूड की। और कच्चे तेल में खबर यह है कि मार्च 2017 के बाद भी कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती कंटिन्यू रह सकती है। ये बात खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कही है। और आपको बता दें कि रूस नॉन ओपेक देशों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कच्चे तेल का। लिहाजा ये बयान रूसी राष्ट्रपति का काफी महत्वपूर्ण है। और ओपेक भी कहीं ना कहीं ये चाहता है कि उत्पादन में कटौती कंटिन्यू रखा जाए ताकि कच्चे तेल का मार्केट बैलेंस रहे, कीमतें यहां से नीचे नहीं गिरे। आपको बता दें कि नवंबर में ओपेक और नॉन ओपेक के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, एक डील हुई थी जिसमें यह तय किया गया था कि मार्च 2017 तक रोजाना कच्चे तेल के उत्पादन में 18 लाख बैरल की कटौती की जाएगी। अब इसको बढ़ाकर पुतिन का यह कहना है कि 2018 के अंत तक कंटिन्यू रखा जाएगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा ये हम आपको बताएंगे। लेकिन ऐसा क्यों होगा ये जानना आपके लिए जरूरी है कि दरअसल ओपेक और नॉन ओपेक दोनों ये चाहता है कि कीमतों को स्थिर रखा जाए ताकि उन्हें नुकसान ना हो। ज्यादा सप्लाई से दाम काफी गिर गए थे जिससे ओपेक की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था। और आपको बता दें कि दाम गिरने से उत्पादक देशों को नुकसान हो रहा है। ओपेक की पूरी इकोनॉमी कच्चे तेल के ऊपर टिकी हुई है। लिहाजा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से ओपेक को काफी नुकसान होता है। और यही वजह है कि एक बड़ी डील यहां पर की गई है ताकि ओपेक और नॉन ओपेक को नुकसान ना हो। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और 3258 का स्तर है अभी क्रूड का। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कितना बड़ा इंपैक्ट होगा प्राइस के ऊपर ये हम आपको बताएंगे। लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण वजह है जिस वजह से यहां पर उत्पादन में कटौती कंटिन्यू रखने का फैसला यहां पर किया जा रहा है। हमारे साथ वंदना भारती हैं। वंदना, क्या लगता है आपको अगर ऐसा होता है तो क्या इंपैक्ट आप देख रही है प्राइस के ऊपर? लग रहा है कि रशिया जो है उसका जो स्टैंड होता है काफी स्ट्रांग होता है। और यहाँ पे अगर इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट आया है इसका मतलब है कि यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो रिएक्ट करेंगे और पॉजिटिव वे में यहाँ पे करेंगे रिएक्ट। और अगर थोड़ा सी बैलेंस अगर होता है और यूएस के साइड से प्रोडक्शन थोड़ा भी कम होता है तो मेरे ख्याल से 2018 जो है फिर से क्रूड के लिए एक बुलिश ईयर हो सकता है और वहाँ पे हम प्राइसेस को और ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। और साथ में अगर एक दो कंट्रीज अगर और आ जाती है यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि बैलेंसिंग फिगर जो है वो काफी मेंटेन होगा क्रूड का 2018 में। ओके, तो ऐसे में अगर वायदा बाजार में ट्रेड करना हो वंदना भारती कच्चे तेल में तो किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? लग रहा है कि अगर फिलहाल की बात की जाए तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं आया है। रिएक्शन जो है वो सबसे ज्यादा यूएस से जो एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है क्रूड का उस पर बाजार जो है वो रिएक्ट कर रहा है और बाकी न्यूज को थोड़ा सा फिलहाल अभी इग्नोर कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस थोड़े से करेक्ट हो सकते हैं फॉर द टाइमिंग। और जो रशिया का स्टेटमेंट आया ये लॉन्ग टर्म के लिए क्रूड के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। अगर इंट्राडे की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है 3200 से 3210 तक के लेवल पे आ सकती है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन साइड में ही रहना चाहिए, सेलिंग साइड में रहना चाहिए 3290 के स्टॉप लॉस के साथ। और कल जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है हालांकि इसका डायरेक्ट कोरिलेशन यहाँ पे नहीं है क्रूड से, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा निगेटिव आया तो प्राइसेस थोड़े से और डाउन हो सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि दाम यहाँ पर और गिर सकते हैं कच्चे तेल के।
आपका व्यू इसमें वंदना भारती नेचुरल गैस के ऊपर क्या होगा, एनजी के ऊपर आप क्या इम्पैक्ट देख रही हैं, और एनजी में अगर ट्रेड करना हो तो अभी क्या करना चाहिए? गैस मृत्युंजय कभी कभी बहुत बढ़िया मौका देता है जब मार्केट सेलिंग साइड में होती है, तो बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे एक बाइंग आते हुए, और आज इन्वेंट्री थोड़ी सी कम आने की यहाँ पे उम्मीद है। मुझे लग रहा है कि अगर एक्चुअल में इन्वेंट्री जो है कम आती है तो यहाँ पे एक अपसाइड मूव आते हुए देख सकते हो। प्राइसेस कहीं ना कहीं 195, 196 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बाइंग का यहाँ पे मौका है। ओके, ठीक है। हमारे साथ बीरेन वकील एक बार फिर से जुड़े हैं। बीरेन वकील, आपका व्यू क्या है? रूस के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर यह बात कही है कि 2018 के अंत तक कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती कंटिन्यू रहनी चाहिए। आप कितना बड़ा इंपैक्ट इसका ओवरऑल क्रूड के मार्केट पर देख रहे हैं? फिलहाल तो मार्केट ने इसको डिस्काउंट कर दिया है। 2-3 दिन के व्यू से मैं 3300 के आसपास शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 3345 का स्टॉप लॉस और 3220-30 का टारगेट रहेगा। ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। और सोने चांदी का मार्केट दायरे में है, दबाव में है, क्योंकि अमेरिका में आर्थिक आंकड़े कुछ बेहतर आए हैं, और जब भी यूएस के आर्थिक हालात बेहतर होते हैं, अच्छे आर्थिक आंकड़े आते हैं वहां से, तो सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड घटती है, जिसका इंपैक्ट आप प्राइस के ऊपर यहां पर देख पा रहे हैं। बीरेन वकील, ऐसे में क्या आपको लगता है कि दिवाली से पहले घरेलू बाजार में गोल्ड के दाम और कम होने वाले हैं? आज का जॉब नंबर के बाद ये थोड़ी क्लैरिटी आएगी, लेकिन कल के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं यूएस के। आज का जॉब नंबर भी मुझे बेहद स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर भी मैं डिप्स पे बाइंग प्रेफर करूँगा 2 दिन के लिए। गोल्ड में अराउंड 29350 के आसपास, 29550 का टारगेट और 29220 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, चलिए वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मेटल में आपको कहां पर मिलेगा मुनाफा।